तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि मिस्टर अनचेंड और बाकी के बीच में एक फाइट होने वाली होती है और बाकी उसे कहता है कि जाओ थोड़ा खाना खा कर आओ, और अब बाकी को वापस उसके सेल में भेज दिया जाता है और उसके दोनों अंगूठों को उसकी पीठ के पीछे लॉक कर दिया जाता है। और थोड़ी देर बाद मिस्टर अनचेंड वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर अनचेंड उससे पूछता है, हाँ भाई कब करनी है फिर फाइट बताओ। ये सुनकर बाकी उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और उसे कहता है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं पर मैं तुम्हें अभी भी हरा सकता हूँ बहुत आसानी से। मिस्टर अनचेंड उसे कहता है, अच्छा तो तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? इस फाइट में तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम्हें पता है ना मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। बाकी ये सुनकर उसे कहता है, अबे ओ अपनी बकवास बंद कर ठीक है, और चुपचाप मुझ पर हमला कर दे, मैं तुम्हारी वही बातें सुनकर थक चुका हूँ यार। मिस्टर अनचेंड को गुस्सा आ जाता है और वो बाकी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाकी एक शानदार किक मारता है उसके मुंह पर। ये किक इतनी जबरदस्त होती है कि मिस्टर अनचेंड के मुंह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और अब उसे रियलाइज हो जाता है कि बाकी सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। सिर्फ यूजिरो हानामे का बेटा ही है जो मेरे मुंह से खून निकाल सकता है। मुझे सच में इस फाइट में काफी मजा आने वाला है। और उन दोनों की फाइट पीछे खड़ा एक प्रिजनर भी देख रहा होता है और वो काफी हैरान हो जाता है कि इस जेल का सबसे खतरनाक कैदी इस 17 साल के बच्चे से पिट रहा है, ये क्या हो रहा है। और वो जो पीछे खड़ा बंदा होता है ये कोई मामूली बंदा नहीं होता, ये भी 12 साल तक बॉक्सिंग कर चुका होता है और इसे बॉक्सिंग की अच्छी खासी नॉलेज होती है। और अब जैसे ही मिस्टर अनचेंड इस फाइट के लिए थोड़ा सीरियस होता है तो वो अपने कपड़े फाड़ देता है और वो बाकी का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली फाइट क्या होती है और मैं जीतने के लिए किस हद तक जा सकता हूँ, आज तुम्हें सब पता चलेगा बेटा। बाकी ये सुनकर हंसना शुरू कर देता है और वो अपने दोनों के दोनों शोल्डर्स को डिसएलोकेट कर देता है, अपनी हड्डियों को आगे पीछे करता है और बाकी बहुत ही आसानी से अपने दोनों अंगूठों को उस लॉक से निकाल देता है और अब बाकी आजाद हो चुका है। मिस्टर अनचेंड ये देखकर बाकी की तारीफ करता है कि वाह बेटा तेरी टेक्निक तो बड़ी सही थी। अब बाकी अपनी पूरी पावर के साथ मिस्टर अनचेंड पर एक हमला करता है। जैसे ही बाकी उस पर हमला करता है मिस्टर अनचेंड उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को दबाना शुरू कर देता है। बाकी दर्द से चिल्ला रहा होता है लेकिन मिस्टर अनचेंड उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाता और वो बाकी के हाथ को पकड़कर उसे दीवार को चीरते हुए बाहर फेंक देता है। उन दोनों फाइटर्स में इतनी ज्यादा पावर होती है कि कंक्रीट से बनी हुई इतनी मोटी मोटी दीवारें भी टूट रही होती हैं और पीछे खड़े उस प्रिजनर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हो सकता है, ये दीवार कैसे टूट गई। मिस्टर अनचेंड बाकी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और बाकी फिर से दीवारें तोड़ता हुआ उस जेल के कमरे से बाहर निकलता है। जेलर ये देखकर हैरान रह जाता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता कि क्या मिस्टर अनचेंड अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा है। और ये बच्चा, इसकी उम्र तो सिर्फ 17 या 18 साल होगी पर फिर भी इसके मसल्स इतने बड़े हैं कि मिस्टर अनचेंड के मुक्कों और लातों को बर्दाश्त कर पा रहा है। इतनी स्ट्रेंथ तो किसी में भी नहीं होती है। बाकी दीवार के साथ टकराने की वजह से बेहोश हो जाता है और वो थोड़ी देर तक बेहोश पड़ा रहता है, पर तभी उसे अपने फादर यूजिरो हानामा की याद आती है। बाकी का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, अपने फादर को हराना, और उन्हें हराने से पहले उसे मिस्टर अनचेंड को हराना होगा, जिसकी वजह से बाकी के अंदर का डीमन एक्टिव हो जाता है और उसकी बॉडी शेक करना शुरू हो जाती है और बाकी हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। जेलर को ये सीन देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और अब बाकी फिर से फाइट करने के लिए रेडी है। जिस जगह पर बाकी अभी बेहोश पड़ा था ठीक उसी जगह पर एक डीमन की शेप छप जाती है, यानी कि वो बाकी की बैक पे बने हुए एक डीमन का निशान होता है, जैसा कि उसके फादर यूजिरो हानामा की बैक पर बनता है। जब वो दोनों के दोनों फाइट में थोड़ा सीरियस होने लगते हैं एग्जैक्टली तभी ये डीमन फेस एक्टिव होता है। वो डीमन फेस देखते ही मिस्टर अनचेंड समझ जाता है कि अब बाकी उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। पहले वो यूजिरो के साथ लड़ चुका होता है और यूजिरो ने उसे काफी बार हराया भी होता है। अब मिस्टर अनचेंड बाकी की तारीफ करते हुए से कहता है, अच्छा बच्चे, लगता है तुमने अपना डीमन फेस एक्टिव कर लिया है और मुझे लगता है तुम अगले राउंड के लिए बिल्कुल रेडी हो। अब मिस्टर अनचेंड उस पर हमला करता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर अनचेंड अचानक से ही नीचे गिरकर नॉकआउट हो जाता है। जेलर को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये क्या हुआ, अभी तो इनकी फाइट शुरू हुई थी, ये क्या हुआ, ये 1 सेकंड के अंदर अंदर ये नॉकआउट कैसे हो गया। ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग एक कैमरा में हो रही थी और उस कैमरा की रिकॉर्डिंग में हम लोग देखते हैं कि जब उस वीडियो को पॉइंट 1 पर चलाया जाता है तो बाकी ने 1 सेकंड के 1/60th पार्ट में ही मिस्टर अनचेंड को एक जोरदार पंच मारकर नॉकआउट कर दिया था, जिसका मतलब है कि पहला राउंड मिस्टर अनचेंड जीतता है और दूसरा राउंड बाकी। थोड़ी देर बाद मिस्टर अनचेंड को होश आता है और वो उसकी तारीफ करते हुए से कहता है, वाह बाकी, तुमने सच में कमाल कर दिया। आज तक मुझे तुम्हारे डैड के अलावा कोई भी नॉकआउट करने में कामयाब नहीं हुआ था। इस जेल में तकरीबन 4000 के करीब फाइटर्स थे जिन लोगों ने मेरा मुकाबला किया, लेकिन कोई भी मुझे अच्छी टक्कर नहीं दे पाया था कभी। लेकिन बाकी अब तुम नहीं बचोगे क्योंकि अब मैं अपनी बहुत ही खतरनाक टेक्निक को यूज करने वाला हूँ तुम पर। अब उन दोनों में राउंड 3 शुरू हो जाता है और तभी हम देखते हैं मिस्टर अनचेंड एक बॉल की तरह शेप बनाकर नीचे जमीन पर बैठ जाता है। इस टेक्निक को बैकमैन टेक्निक कहते हैं। ये डिफेंस एक आयरन बॉल की तरह होता है। कोई बंदा अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी इस डिफेंस को नहीं तोड़ पाएगा। इस डिफेंस को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, अगर किसी बंदे का वेट इस आयरन बॉल से ज्यादा है तो ही वो इस डिफेंस को तोड़ पाएगा। मान लो अगर इस बॉल का वजन 100 kg है तो सामने वाले ओपोनेंट का वजन 200 kg होना चाहिए ताकि वो आयरन बॉल को तोड़ने में कामयाब हो सके। पर अपना बाकी इस बॉल से कम वजनदार होता है। मिस्टर अनचेंड साइज में बाकी का डबल होता है तो बाकी इस डिफेंस को नहीं तोड़ पाएगा। मिस्टर अनचेंड अपने मसल्स को बिल्कुल टाइट कर लेता है, जिसकी वजह से वो बॉल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। बाकी उस पर जोरदार मुक्के बरसा रहा होता है और उस पर वार करते हुए ऐसी साउंड आती है जैसे कि कोई बंदा स्टील की दीवार पर मुक्के मार रहा हो। बाकी काफी देर तक ट्राई करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। अब बाकी जैसे ही उस पर एक और मुक्का मारने वाला होता है तो मिस्टर अनचेंड इस मौके
मौके का फायदा उठाता है और वो बाकी को अपनी बॉडी के अंदर दबाने की कोशिश करता है, जैसे कि हम किसी मच्छर को अपनी मुट्ठी में दबाते हैं। मिस्टर अनचेंड की शेप ऐसी हो जाती है जैसे वो कोई बड़ी सी मुट्ठी हो, पर वो मुट्ठी सिर्फ उसके हाथ की नहीं, उसकी पूरी की पूरी बॉडी से बनी है। और अब मिस्टर अनचेंड बाकी की बॉडी को मसलना शुरू कर देता है। वो अपने मसल्स को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, टॉप टू बॉटम हर जगह लेकर जाता है ताकि बाकी की बॉडी पर प्रेशर आए। और अब जैसे ही बाकी बेहोश हो जाता है तो मिस्टर अनचेंड उसे बाहर फेंक देता है। मिस्टर अनचेंड देखता है कि बाकी बेहोश पड़ा है और वो इस मौके का फायदा उठाने की सोचता है कि बाकी तो अब बेहोश पड़ा है, तो मुझे लगता है कि मुझे अभी इसी वक्त इसे मार देना चाहिए। अगर ये दोबारा उठ गया तो बेटा मेरा कोई चांस नहीं रहेगा फिर। और मिस्टर अनचेंड जैसे ही उसे खत्म करने लगता है तो बाकी अपने चेहरे को बचाते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट से राइट करता है और फिर से अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है। बाकी मिस्टर अनचेंड से कहता है, क्या आपको पता है अगर मेरे अंदर मेरे फादर ऑर्गे का ब्लड ना होता तो शायद मैं अभी जिंदा ना बचता। और अब मिस्टर अनचेंड वापस से वही टेक्निक यूज करने लगता है उस पर इस बार बाकी मिस्टर अनचेंड के फेस पर एक जोरदार मुक्का मारता है और बाकी उसकी नाक में अपनी उंगलियों को घुसा देता है। भाई नाक में उंगलियां कौन घुसाता है यार। मिस्टर अनचेंड के चेहरे से खून निकलने लग जाता है और वो एक दूसरे के मुंह पर जोरदार मुक्कों की बारिश कर देते हैं। बाकी और मिस्टर अनचेंड के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होती है। उन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। बाकी मिस्टर अनचेंड के चेहरे पर मुक्के मारता मारता उसे पीछे दीवार तक ले आता है। इतनी जोरदार टक्कर मारता है उसके चेहरे पर कि मिस्टर अनचेंड कंक्रीट की दीवारें तोड़ता हुआ दूसरी तरफ जाकर गिरता है। मिस्टर अनचेंड की नाक टूट जाती है और फिर देखते ही देखते मिस्टर अनचेंड की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है, वही मोटी जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। अभी फिर आ गई है और वो जाकर देखती है कि मिस्टर अनचेंड बाकी से वो फाइट हार चुका है। और अब जैसे ही मिस्टर अनचेंड को होश आता है तो वो अपने सामने अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, जिसकी वजह से उसे काफी शर्म आती है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे देख लिया कि वो हार गया बाकी से। अब थोड़ी देर बाद मिस्टर अनचेंड सभी के सभी प्रिजनर्स को इकट्ठा करता है और उन सभी प्रिजनर्स के सामने बाकी की तारीफ करते हुए कहता है, आप लोगों तक ये खबर तो पहुंची की होगी, ये बाकी ने मुझे हरा दिया है। सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है लड़का ये, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि ये इस जेल में रहे अब, क्योंकि अगर ये इस जेल में रहेगा तो फिर मेरे सर से यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होने का टाइटल मुझसे छिनकर इसके पास चला जाएगा। इसीलिए अब बाकी को यहाँ से जाना होगा। सभी के सभी कहती ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि बाकी ने मिस्टर अनचेंड को हरा दिया। भाई कैसे हो सकता है ये। और बाकी का भी वहाँ पर आने का असली मकसद पूरा हो जाता है, जो कि था मिस्टर अनचेंड को हराना, और वो उस जेल से चला जाता है। और अब ये बात यूचिरो हानमा तक भी पहुंच जाती है कि बाकी ने मिस्टर अनचेंड को हरा दिया। यूचिरो को बाकी पर बहुत ही ज्यादा प्राउड होता है कि वाह, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब मैं अपने बेटे के साथ खुलकर मुकाबला कर सकता हूँ। और तभी गैरी स्टैडम उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है, यूचिरो हानमा सर, मुझे लगता है आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, बाकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्या पता वो आपको भी हरा दे। ये सुनकर यूचिरो हानमा उसे कहता है, अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता कभी, भले ही वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है पर उसका मेरे साथ अभी भी कोई मुकाबला नहीं है। अब वो दोनों चलते चलते एक डायनासोर के फॉसिल के पास आकर खड़े हो जाते हैं और गैरी स्टैडम उसे कहता है, यूचिरो हानमा सर, क्या लगता है आपको अगर आपका मुकाबला किसी डायनासोर से हो जाता तो क्या आप उसे भी हरा देते। ये सुनकर यूचिरो हानमा जोर जोर से हंसने लग जाता है, क्योंकि यूचिरो हानमा का बचपन से ये ड्रीम होता है, काश वो डायनासोर के जमाने में पैदा हुआ होता और डायनासोर्स का शिकार कर कर उन्हें मारता, उन्हें खाता। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कुछ माइनर्स को, खुदाई करने वाले इंजीनियर्स को एक एंशिएंट क्रीचर मिलता है, जो कि और कोई नहीं पिकल है। और गाइस, पिकल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका अंदाजा आपको अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब बाकी एक्सरसाइज कर रहा होता है तो गैरी स्टैडम बाकी से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। ये जगह बाकी का बेसमेंट ही होता है, जहाँ उसने पहले मेंटिस के साथ फाइट की थी। और कैप्टन गैरी स्टैडम बाकी से कहता है, बच्चे, मैं तुमसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ यहाँ पर। अब वो दोनों ऊपर जाते हैं और रूम में बैठकर चाय पीते हैं और कैप्टन गैरी स्टैडम चाय पीते हुए बाकी से पूछते हैं, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री का सबसे पावरफुल क्रीचर कौन है। बाकी से जवाब देते हुए कहता है, अच्छा तो मेरे फादर के अलावा साइबेरियन टाइगर और शेर है। पर कैरी उसे बताता है, आहा नहीं बच्चे, हिस्ट्री का सबसे पावरफुल जानवर टीरेक्स डायनासोर था। अब कैप्टन गैरी स्टैडम उसे एक अखबार देता है और वो बाकी को बताता है, ये देखो, कुछ माइनर्स को टीरेक्स डायनासोर के जमाने का एक क्रीचर एक केव में मिला। बाकी ये खबर देखते ही हैरान रह जाता है कि टीरेक्स डायनासोर के जमाने का एक इंसान एक केव में क्या कर रहा था भाई। अब इस तरफ उन खोज करने वालों के हाथ एक बहुत बड़ा रॉक सॉल्ट का टुकड़ा उनके हाथ लग जाता है, जिसके अंदर 20 मिलियन साल पुराना टीरेक्स डायनासोर होता है और उसके अंदर एक क्रिएचर भी होता है जिसका नाम पिकल है। और अब एल्बर्ट पेन नाम का एक साइंटिस्ट जो कि पिकल पर रिसर्च कर रहा होता है, वो अपनी टीम से कहता है, देखने में ये इंसान 60 या 70 साल का लग रहा होगा, पर थोड़ी रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि ये 60 मिलियन साल पुराना है। ये डायनासोर के जमाने का क्रीचर है, हमें इस खबर को दुनिया से छुपाना होगा वरना हंगामा हो जाएगा। अब एक दूसरा साइंटिस्ट एल्बर्ट पेन से पूछता है, सर आपको क्या लगता है हम क्या इसे कभी जिंदा करने में कामयाब हो पाएंगे, क्या ये मुमकिन है। और ये सुनकर एल्बर्ट पेन उसे बताता है, मैक्सिको के एक प्रोफेसर को एक बार ऐसी ही सिचुएशन का सामना करना पड़ा था, जब उसे एक रॉक सॉल्ट के अंदर समुद्र की कुछ जमी हुई बूंदें मिली थी और थोड़ी रिसर्च करने पर उन्हें पता चला कि उस समुद्र की बूंदों में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे। और उस प्रोफेसर ने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखने के बाद रिजल्ट्स में ये पाया कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोबारा से जिंदा हो गए। ये सुनकर वो प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पिकल को एक खास तरह का टेम्परेचर दें तो ये भी जिंदा हो सकता है। पिकल
की बॉडी पर बहुत सारी वायर्स लगी होती हैं जो कि उसकी बॉडी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रख रही होती हैं। और जैसे ही पिकल होश में आए तो उन्हें मीटर की रीडिंग में कोई हरकत दिखाई दे। पिकल पर नजर रखते हुए काफी दिन बीत चुके होते हैं और पिकल होश में नहीं आ रहा होता और अब एलन भी बोर हो रहा होता है और अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। वो बंदा स्नीकर्स खा रहा होता है, हंग्री ग्रैब अ स्नीकर। और भाई पता नहीं इस बंदे को क्या होता है अचानक से, और उसे आइडिया आता है क्यों ना आज डायनासोर का मीट खाया जाए। नहीं मतलब हद है यार, इस बंदे को ये आइडिया आया भी कैसे यार। और अब वो टी-रेक्स डायनासोर के मीट को पकाने लग जाता है। प्रोफेसर एल्बर्ट पेन ये देखकर हैरान रह जाते हैं। पिकल के स्टमक के अंदर टी-रेक्स डायनासोर के मीट के सैंपल्स मिले हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि लास्ट टाइम बेहोश होने से पहले पिकल ने टी-रेक्स डायनासोर का मीट खाया था। ये देखकर उस साइंटिस्ट को रियलाइज हो जाता है कि पिकल उस जमाने में टी-रेक्स डायनासोर जैसे खतरनाक जानवरों का शिकार किया करता था और उन्हें मारकर खाया करता था। दरअसल प्रोफेसर एल्बर्ट पेन आज तक ये समझते थे कि आज से 20 मिलियन साल पहले टी-रेक्स डायनासोर इंसानों को खाते थे, पर उनकी ये थ्योरी बिल्कुल गलत प्रूफ हो चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि पिकल जैसे खतरनाक क्रीचर्स टी-रेक्स डायनासोर्स को ही मारकर खाते थे और उन्हें समझ आ जाता है कि पिकल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस तरफ हम लोग देखते हैं कि एलन उस गोश्त को पका लेता है और जैसे ही उस मीट की खुशबू पिकल के पास पहुंचती है तो वो जिंदा हो जाता है फिर से। एलन मस्त टी-रेक्स डायनासोर का मीट खा रहा होता है और तभी पिकल चलता चलता उसके सामने आ जाता है। पिकल को बस वो मीट चाहिए होता है, लेकिन एलन उसको अपने सामने खड़ा हुआ देखकर ही इतना ज्यादा डर चुका होता है कि उसके मुंह से कोई वर्ड्स भी नहीं निकलते। उसको समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। और अब एलन एक गन निकाल लेता है पिकल को डराने के लिए और उसे कहता है अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पिकल को इंसानों की भाषा समझ नहीं आती तो उसे पता नहीं चलता कि ये क्या बोल रहा है और उसे बस वो टी-रेक्स डायनासोर का मीट खाना होता है। अब पिकल चलकर एलन के सामने आने लगता है। एलन को लगता है कि वो उसे मारने आ रहा है, पर असल में पिकल सिर्फ वो मीट खाना चाहता है। और अब एलन उसके ऊपर गोलियों से हमला करता है, पर पिकल की बॉडी पर उसकी फायरिंग का कोई भी असर नहीं होता। पिकल एलन के बिल्कुल पीछे आ जाता है और उसकी सारी की सारी बुलेट्स को अपने हाथों में पकड़कर एलन पर मारने की कोशिश करता है। उनमें से कुछ गोलियां दीवार पर जाकर लगती हैं और एक गोली एलन के कंधे पे जाकर लगती है। पिकल गुस्से में आ जाता है और वो एलन को पकड़ लेता है, पर तभी एलन नोटिस करता है कि पिकल उसे मार नहीं रहा और उसे ऐसा लगता है कि वो उससे कुछ मांग रहा है। यार अगर इसने मुझे मारना होता अभी तक तो वो मार चुका होता। पर एलन बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है और वो अपनी जान बचाते हुए एक एलिवेटर के पास पहुंच जाता है। वो उस एलिवेटर का कोड डायल करता है और इस वक्त तक उसे समझ आ जाता है कि उसे टी-रेक्स डायनासोर का मीट खाना है। पिकल उसका पीछा करते करते एलन के पास आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि एलन उसे उसी रूम में छोड़ देता है जहाँ पर उस टी-रेक्स डायनासोर को रखा गया होता है। पिकल उसे देखकर खुशी से पागल हो जाता है। एलन अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। पुलिस की पूरी फोर्स उस लैब के बाहर खड़ी होती है और तभी पिकल दीवार तोड़कर उन पुलिस वालों के सामने आ जाता है। पिकल के लिए सारी की सारी दुनिया बहुत ही ज्यादा अनजान होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और वो पुलिस की गाड़ियां उठाकर उन सभी लोगों पर मारने लग जाता है। पुलिस को समझ आ जाता है कि ये काम हमारे बस का नहीं है, हमें मिलिट्री को बुलाना पड़ेगा। यूएस मिलिट्री वहाँ पर आ जाती है। आर्मी के पास एक बहुत ही खतरनाक सा एडवांस रोबोट होता है जिसे वो पिकल पर यूज करना चाहते हैं, जिसे वो पिकल पर टेस्ट करना चाहते हैं कि ये रोबोट फाइटिंग में कितना ज्यादा एडवांस है। और अब पिकल और उस रोबोट के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है और अब पिकल को जैसे ही गुस्सा आता है वो एक ही मुक्के में उस रोबोट को ढेर कर देता है। अब यूएस मिलिट्री को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो पिकल को ऐसे तो नहीं हरा पाएंगे, ठीक है। इसीलिए अब वो लोग स्पेशल फोर्सेस को बुलाते हैं पिकल से डील करने के लिए। और अब कैप्टन गैरी पिकल को रोकने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है। चलते चलते वो देखते हैं कि पिकल बहुत ही ज्यादा तबाही मचा चुका है। अगर मुझे उसके पास जाना है तो मुझे ठीक उसके जैसा ही बनना पड़ेगा। और अब कैप्टन गैरी अपने कपड़े निकाल लेता है, पिकल के सामने आ जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पेशल फोर्स वाले पिकल को पकड़कर कहीं दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं। हर एक न्यूज चैनल पर यही खबर होती है, बाकी भी उसे अपने टीवी पर देख रहा होता है। जैसे ही एक फीमेल रिपोर्टर पिकल का इंटरव्यू लेने के लिए पिकल के पास जाने की कोशिश करती है तो पिकल उस लड़की को पकड़कर नीचे जमीन पर गिरा देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो सभी लोग पिकल पर हमला करते हैं पर पिकल को कुछ भी नहीं होता। बाकी कैप्टन गैरी स्टेडम के साथ बैठा होता है और वो ये सारा का सारा तमाशा टीवी पर देख रहा होता है और पिकल को देखकर बाकी उससे लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अब तो मुझे इससे लड़ना ही पड़ेगा। और इस सीरीज का 7th पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और इसका अगला पार्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। और गाइस जिस किसी ने भी अभी तक इसका सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तो वो मेरी इस वीडियो को देख सकता है। इसमें आपको सीजन 1 और सीजन 2 की फुल समरी देखने को मिल जाएगी। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।